वेलकम टू कोर लॉ क्लासेस। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है प्लेस ऑफ स्यूइंग। यस, तो प्लेस ऑफ स्यूइंग एक लेक्चर था हमारा जिसमें हमने जूरिसडिक्शन के बारे में देखा था। तो वहाँ पे हमने टाइप्स देखी थी जूरिसडिक्शन की कि टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। तो यहाँ पे हमने प्लेस देखनी है, मीन्स जगह कौन सी रहने वाली है। एक तो जूरिसडिक्शन होनी चाहिए उस कोर्ट के पास, ये सारी जूरिसडिक्शंस की उसकी टेरिटरी में भी हो, उसकी पेक्यूनियर लिमिट में भी हो, उस कोर्ट का वो सब्जेक्ट मैटर भी हो, उसे डिसाइड कर सकती है ऐसे मैटर्स को। ठीक है, तो जगह कौन सी होएगी। ठीक है, तो जगह कौन सी हो सकती है, जहाँ पे प्लेंटिफ रहता है, डिफेंडेंट रहता है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, कौन सी हो सकती है। तो वो देखते हैं हम इस लेक्चर में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्लेस ऑफ स्यूइंग की बात करें तो इसका मतलब ये है जहाँ पे हम अपना वेन्यू डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे किधर जाएं केस लेके अपना। ठीक है, कौन सा केस हमारा सिविल केस लेके किधर को जाना है। तो 15 to 20 तक हम यही बात करते रहते हैं, अभी किधर जाएं किधर ना जाएं। ठीक है, जूरिसडिक्शन ही देखते रहते हैं। प्लेस ऑफ स्यूइंग हमारी पेक्यूनियर जूरिसडिक्शन के बारे में सेक्शन 15 बात करता है। ठीक है, कौन सी जगह पे जाओगे आप। सेक्शन 16 से 18 तक हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है कि किधर को जाना है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। सेक्शन 19 बात करता है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स अगर कोई टॉर्ट कमिट हो गया है तब कहाँ पे जाना है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तब कहाँ पे जाना है। सेक्शन 20 बात करता है अदर मैटर्स के बारे में जो इन सब में कवर नहीं होते। ठीक है, लेकिन अदर मैटर्स है रेसिडरी, मीन्स जो इधर नहीं है, बाकी बचा कुचा पार्ट हमने इस सेक्शन में लिए हैं सेक्शन 20 में। ठीक है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 15 किस चीज के बारे में बात करता है, तो सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट करना है आपको। तो सेक्शन 15 मेनली पेक्यूनियर बेसिस के बारे में बात करता है। तो पेक्यूनियर वैल्यू किसी कोर्ट की कितनी होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग वैल्यू होती है। ठीक है, जो सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट होते हैं उनका अलग होता है, जो जूनियर डिवीजन होते हैं उनको अलग अमाउंट बताया होता है, सबकी पेक्यूनियर लिमिट डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सीआरपीसी में कि कोई भी क्राइम हो जाता है, कोई ऑफेंस जब कमिट हो जाता है, कौन सा केस सेशन जाएगा, कौन सा हमारे मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ठीक है, ट्रायल कैसे चलेगा, वो शेड्यूल 1 है हमारा सीआरपीसी में, वहाँ पे लिस्ट बना के दी हुई है, आप देख सकते हो, प्रॉपर बताया होता है। यहाँ पे भी पेक्यूनियर लिमिट डिसाइड की होती है। ठीक है, कि आपको 10 लाख तक का मैटर आप सुन सकते हो, आप 20 लाख तक का, आप 50 लाख तक का। ठीक है, इससे ऊपर 1 करोड़ के अगर मैटर्स आते हैं तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सूट कहाँ पे डालना है, तो हमने डालना है लोएस्ट ग्रेड में। ठीक है, लोएस्ट ग्रेड में, ये नहीं है कि आपका 5 लाख का केस है और आप सीधा हाई कोर्ट चले गए हो। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए हो, नहीं, आपने लोएस्ट ग्रेड में जाना है। कौन सी है लोएस्ट ग्रेड, हमारी जूनियर। ठीक है, जूनियर डिवीजन कोर्ट्स। तो लोएस्ट कोर्ट के पास आपने जाना होता है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। ठीक है, तो लोएस्ट ग्रेड में क्यों भेजते हैं हम, लोअर कोर्ट में क्यों भेजते हैं, सबसे पहले मामला वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं जा सकता। तो वो ऑब्वियस है कि हमें जो हायर कोर्ट्स हैं हमारी, उनके पास और भी काम है। ठीक है, तो उनको ओवर बर्डन नहीं करना है हमने छोटे छोटे मैटर्स को लेके। तो यहीं से स्टार्ट होना, नीचे से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो अगर मान लो कोर्ट को लगा, हायर कोर्ट को लगा कि यस ये मेरी पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन में आ रहा है ये वाला मैटर। ठीक है, हायर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मान लो 25 लाख के लिए डाल दिया था किसी पर्सन ने, लेकिन जब जैसे ही उसको डिसाइड किया बाद में लास्ट में पता चलता है कि नहीं ये तो 5 लाख का ही मामला है। ठीक है, और जो सुपीरियर कोर्ट ने तो अब डिसाइड कर दिया ना। ठीक है, तो अब ये वापस नहीं सारा कुछ चलेगा दोबारा से जूनियर कोर्ट में, उसने जो डिसाइड कर दिया वो जजमेंट फाइनल है। ठीक है, तो जजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर सुपीरियर कोर्ट ने ट्राई कर दिया है। ठीक है, तो हायर कोर्ट ने अगर ट्राई कर दिया लोअर कोर्ट का मैटर, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वैलिड ही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी हो सकती है, जिसकी पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, मान लो सुपीरियर का मामला लोअर ने ट्राई कर दिया, कुछ भी करके ऐसे, तो फिर जजमेंट हमारी क्या होने वाली है, वॉइड होने वाली है। तो क्या मेन पर्पस है हमारे सेक्शन 15 का, यही है कि हायर कोर्ट्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम वर्कलोड ना दिया जाए और कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाए किनको, पार्टीज को। ठीक है, और विटनेसेस को। ऑब्वियस है, हाई कोर्ट अगर आप चले जाओगे, ठीक है, पार्टीज को हो सकता है पता नहीं कितना ट्रैवल करके जाना पड़े। तो जहाँ पे
ये वाली कोर्ट्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो ये पॉसिबल है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो पास पास ही रहते हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कन्वीनियंस के लिए भी हमारा सेक्शन 15 बताता है कि आपको लोएस्ट कोर्ट में ही जाना चाहिए। ठीक है, विटनेसेस को अगर बुलाना पड़े तो हम हाई कोर्ट थोड़ा ना लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहीं पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहीं पे बुलाया जाएगा। तो हमारा एक केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान, तो जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक पर्सन ने कम वैल्यू दिखा के, ठीक है, लेस वैल्यू दिखा के केस डाल दिया था कोर्ट फीस से बचने के लिए कि उसे कोर्ट फीस ना पे करनी पड़े। ये एक ये बड़ा पंगा रहता है लोगों को, कोर्ट फीस ना, पैसा बहुत बचाते हैं हम कंजूस लोग। तो कोर्ट फीस से बचने के लिए उसने लेस वैल्यू पेक्यूनियर वैल्यूएशन कर दी। ठीक है, देन क्या डिसाइड किया जाता है, उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन जब वो अपील में जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है, देन देखा जाता है कि ये तो मैटर है जो ये हायर वैल्यू का है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू का नहीं है। जैसे मान लो 2000 का उसने डाला था, डिसाइड किया, लगा कि 9000 का है समथिंग। ठीक है, तो देन पार्टी सोचती है चलो चंट बन जाते हैं कि इसको क्या करते हैं, इस ऑर्डर जो ऑर्डर दिया है हमारा डिसमिसल का, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा लेते हैं कि ये अपनी जूरिसडिक्शन में नहीं था। ठीक है, लेस वैल्यू वाली कोर्ट इसे डिसाइड ही नहीं कर सकती है, मैटर ज़्यादा वाला है। तो हाई कोर्ट क्या कहता है कि कोई चक्कर नहीं है, कोर्ट ने इस बिलीव में ही ट्राई किया है ना, तो हमने मेन प्रिंसिपल्स देखने होते हैं, मेरिट्स देखने होते हैं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, पेक्यूनियर लिमिट से ज़्यादा है चाहे कम है, अगर डिसाइड कर दिया प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके डिसमिस कर दिया तो वो डिसमिस ही रहने दो, उसको हमने चेंज नहीं करना इस ऑर्डर को। ठीक है, तो फुली हर्ड एंड डिसाइडेड है। तो अब क्या होने वाला है, ये जजमेंट ऐसे ही रहने वाली है, चाहे उसे लोअर कोर्ट ने ही ट्राई किया हो, कोई चक्कर नहीं है, वैलिड जजमेंट रहेगी। ठीक है, तो बस, तो अगर इसको चैलेंज करना है तो चैलेंज करने के लिए हमने देखा कि ऑन मेरिट्स नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, फ्रॉड कमिट किया गया, जैसे हमने फॉरेन जजमेंट में भी देखा, सेम चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती हैं। लेकिन मियरली की वैल्यूएशन कम है या ज़्यादा है, इस बेसिस के ऊपर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो जजमेंट फाइनली रहने वाली है, उसको अपीलेट कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, आप चैलेंज नहीं करोगे। तो ये जो केस है हमारा मजहर हुसैन एंड अनदर वर्सेस निधिलाल, तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो ओवरबर्डन कम करने के लिए एक्सेसिव नंबर ऑफ सूट्स हो जाएंगे, ठीक है, हायर कोर्ट्स में, तो प्रोवाइड कन्वीनियंस टू पार्टीज एंड विटनेसेस, इसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो हमारा सेक्शन 16 है जो, तो सेक्शन 16 बात करता है प्लेस ऑफ स्यूइंग फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, 16 से 18 तक, सॉरी। तो सेक्शन 16 स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करता है, हाँ वो बात करता है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे सूट डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो सकती है जगह प्रॉपर्टी सिचुएटेड किन किन मैटर्स में, एक तो जहाँ पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट डाला है। ठीक है, इसमें आप चाहे रेंट्स विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट्स इंक्लूडेड हैं चाहे नहीं है, ठीक है, आपको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, ज़रूरी नहीं है उससे कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, चाहे वो खाली भी लैंड पड़ी है तब भी सूट डाला जा सकता है। कहाँ पे डाला जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वहाँ पे सूट डाला जाएगा। पार्टीशन करवानी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, वहाँ पे ही जाओगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वहाँ पे ही जाएंगे हम। तो अगर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन के लिए जाना है आपने, तो वहाँ पे ही जाओगे जहाँ पे वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है। तो फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके जाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं करता है पूरी तरह से, तो मॉर्टगेजी क्या करता है, उसे उसके अगेंस्ट सूट डालता है फोरक्लोजर का, जहाँ पे वो कहता है कि तुम ऐसे करो 6 मंथ के बीच बीच मुझे पेमेंट कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, लियन एक्सरसाइज कर लूंगा परमानेंटली। तो इस तरह से फोरक्लोजर सूट डाला जाता है। रिडम्पशन में क्या होता है, जो मॉर्टगेजी होता है, सॉरी मॉर्टगेजर होता है हमारा, वो कहता है मैंने आपको पेमेंट दे तो दी है, अब आप मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस करो। ठीक है, तो मॉर्टगेजी को उसकी प्रॉपर्टी देन वापस करनी पड़ती है। बस मॉर्टगेज के बारे में ही है कि जहाँ पे अगर किसी ने मॉर्टगेज के रिलेटेड कोई सूट डालना है, सेल का डालना है, चाहे फोरक्लोजर का चाहे रिडम्पशन का, देन जहाँ पे वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आपको पता है ना मॉर्टगेज किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे हम प्लेज देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो टीपीए में हम देखते हैं मॉर्टगेज किसके लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। गिरवी रखी है, जमीन के कागजात गिरवी रखी हैं, मान लो घर के, लैंड के, किसी भी चीज के, ठीक है, अपनी दुकान के, तो वहां पे डाला जाएगा सूट जहाँ पे वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई भी राइट या इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए भी वहीं पे जाना पड़ेगा आपको उस राइट को क्लेम करने के लिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है एक्चुअल में, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है हमारा राइट, कोई मान लो मीन प्रॉफिट्स आप रिकवर करना चाहते हो, कुछ भी, ठीक है। कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे टॉट कमिट हुआ है, फिर वही बात आ गई, टॉट एक हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में देखना है टॉट वाला, एक इधर देखना है। मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो न्यूसेंस की है, किसी के घर के बाहर जानबूझ के कूड़ा फेंक दिया है, ठीक है, तो वहां पे आप कहाँ पे जाओगे, तो जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका घर सिचुएटेड है वहां पे जाया जाएगा। रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज करेंटली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, तो डिस्ट्रेंट का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी बंध चुकी है, ठीक है, बंधी हुई प्रॉपर्टी, ऐसे पढ़ते हैं ना, बंधी हुई प्रॉपर्टी मींस जो पहले तो मूवेबल थी लेकिन जैसे ही आप उसको बांध दोगे, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ या मान लो किसी घर के साथ, तो वो भी क्या बन जाती है, वो भी इमूवेबल बन जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए आपने क्या करना है, कहाँ पे जाओगे, तो वहीं पे जाओगे जहाँ पे, जिस जगह पे इसको डिस्ट्रेन किया है, बांधा हुआ है, ठीक है, मीन्स अब ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या जहाँ पे वो वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जहाँ पे इसको बांधा है वहां पे जाया जाएगा, ठीक है। तो इन केसेस में वहीं पे जाएंगे हम। तो नेक्स्ट आता है हमारा where there is a provision that if suit seeks relief or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant, the relief can be entirely obtained through the defendant's obedience। तो सूट फाइल किया जाएगा, प्लेंटिफ की चॉइस होने वाली है यहाँ पे, कब होने वाली है, वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ठीक है, या फिर डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है, ठीक है, कैरीज ऑन बिजनेस, काम करता है, वर्क्स फॉर गेन वॉलंटरीली, ठीक है, तो वहां पे भी सूट डाला जा सकता है। एक तो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है, दूसरा ऑप्शन कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, काम करता है, ठीक है, वर्क करता है फॉर गेन वॉलंटरीली, ठीक है, वहां पे भी डाला जा सकता है। कितनी बार मैंने ठीक है बोल दिया, काउंट करने लगूँ तो चलो आप कर लेना काउंट, नहीं नहीं आपने पढ़ना है। तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की जहाँ पे बात आती है, तो प्लेस ऑफ स्यूइंग क्या रहने वाली है, तो इसके लिए वही प्लेस ऑफ स्यूइंग रहने वाली है जिस कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर है। मींस जैसे हमने कहा कि इनकम टैक्स के मैटर्स फैमिली कोर्ट नहीं सुन सकती ना, ठीक है, तो जिस कोर्ट का वो सब्जेक्ट है वही कोर्ट सुनने वाली है। यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं कोई होने वाला कि कौन सी जगह होएगी कौन सी नहीं होएगी, वही कोर्ट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे होता है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फैमिली कोर्ट है, वन फैमिली कोर्ट, तो यहाँ पे इसके सबॉर्डिनेट्स जो एरियाज आते हैं, ठीक है, एक्स डिवीजन आती है, वाई डिवीजन आती है, जेड डिवीजन आती है, ठीक है, तो ये तो एक सारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फैमिली मैटर आता है डिवोर्स के लिए, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी मैटर आता है, ठीक है, डिवोर्स मैटर आता है मेंटेनेंस के लिए, वो भी इसी फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे आता है वो भी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यही वाली प्लेस रहने वाली है, वहां पे हमने ये नहीं देखना कि टेरिटरी पार्टीज की और है, हस्बैंड और रहता है, वाइफ और रहती है, हमने देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट है, देन वहीं पे जाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने यही देखना है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती, हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि हम कहें कि हम कहीं और डाल देंगे सूट, चलो यहाँ पे सबॉर्डिनेट डिवीजन है जो हमारी, यहीं पे डाल देते हैं, यहीं से डिवोर्स ले लेते हैं। नहीं ले सकते हो आप डिवोर्स, आपको फैमिली कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो अगर मान लो उस कोर्ट ने डिवोर्स नहीं दिया है, ठीक है, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट ने दिया है, देन वो डिग्री क्या होने वाली है, नल एंड वॉइड। मींस ऐसी कोर्ट जिसका सब्जेक्ट है वो वही डिसाइड करेगी, कोई और डिसाइड ही नहीं कर सकता उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आप कहीं और जा सकते हो, ठीक है, उसी प्लेस पे आना पड़ेगा आपको जहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर कोर्ट सिचुएटेड है, वहीं पे आओगे आप, ठीक है। ठीक है, फिर निकल गया मुंह से। तो जैसे मान लो हमारे मैटर्स होते हैं कई, इंसॉल्वेंसी के मैटर्स, प्रोबेट, डिवोर्स मैटर्स, ठीक है, तो ये कौन नहीं सुनता है, तो ये हमारे जूनियर डिवीजन जज साहब नहीं सुनते हैं, तो आप यहाँ पे जाके कोई इंसॉल्वेंसी का मैटर नहीं लेके जा सकते हो, आपको यहीं पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट में ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज हमारी डिग्री क्या होने वाली है, नल एंड वर्ड। तो एक चीज और, जैसे हमने देखा कि टेरिटोरियल है जहाँ पे, ठीक है, पेक्यूनरी है जहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे हमने कह दिया चलो ठीक है कोई चक्कर नहीं है, जजमेंट तो वैलिड रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पे भी कह दिया कि कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, पेक्यूनियर वैल्यूएशन है या गलत वैल्यूएशन होगी इसी पार्टी से, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने तो सही से डिसाइड कर दिया ना, उसको प्रॉपरली हर्ड किया, एविडेंसेस लिए, सारा ट्रायल चला, तो जजमेंट क्या रहने वाली है, वैलिड, वैलिड,
लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, यहाँ पे वॉइड होने वाली है। अगर उस कोर्ट ने नहीं डिवोर्स दिया है, किसी और कोर्ट ने डिवोर्स का मैटर डिसाइड कर दिया है, डिवोर्स हुआ ही नहीं है, वो जजमेंट वॉइड है। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं उठता यहाँ पे कि हम कह दें उसको वैलिड है। कोर्ट हर एक बंदे को पता है, हर एक कोर्ट को पता है कि मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, तो मैंने यही वाले मैटर्स को डिसाइड करना है। ठीक है, अपनी जूरिसडिक्शन को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कह सकते चलो इंसॉल्वेंसी वाले मैटर्स भी फैमिली कोर्ट देख लेती है, प्रोबेट के मैटर्स भी फैमिली कोर्ट देख लेती है। ऐसे नहीं होने वाला। ओके, यस। तो सेक्शन 17 हमारा क्या बात करता है? सेक्शन 17 हमारा सेक्शन 17 बात करता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। जहाँ पे हमारे पास ये ए डिस्ट्रिक्ट है, ये बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे है? तो प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लाइट बहुत है पेन, यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारी प्रॉपर्टी, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जूरिसडिक्शन कौन कौन सी कोर्ट की आ रही है? 2 कोर्ट्स की आ रही है। पता नहीं किधर जाएं भाई, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो यहाँ पे बस ऑप्शन है पार्टीज के पास, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ। इधर चला मैं उधर चला, मर्जी है उसकी। एनी कोर्ट, जहाँ पे जाना, जहाँ पे मन करता है भाई चला जाओ। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ए डिस्ट्रिक्ट चले जाओ चाहे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चले जाओ, कोई मना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, बस वही हमने देखना है, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी का है। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर्टी के मैटर्स ये कोर्ट्स ये भी सुन सकती हूँ, ये भी सुन सकती हो। देन आपके पास ऑप्शन है, अगर ये है कि सिर्फ ए कोर्ट ही होती है जहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर सुने जाते हैं, देन यहीं पे जाया जाएगा, यहाँ पे नहीं जाओगे आप। ठीक है, सेक्शन 18 बात करता है वेयर जुरिसडिक्शन इज अनसर्टेन, मीन्स जहाँ पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि हमारी जुरिसडिक्शन कौन सी है। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लो रिवर कोर्स अपना चेंज कर लेती है। ठीक है, तो 6 मंथ बाद अपना चेंज कर लेती है, कभी ये वाली जुरिसडिक्शन में जाना पड़ता है हमें, कभी ये वाली जुरिसडिक्शन में जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है प्रैक्टिकली, तो कोर्ट्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है अनसर्टेनिटी का। ठीक है, जहाँ पे किस चीज़ की क्या कहते हैं सहायता हो जाती है लोगों को भी और कोर्ट्स को भी, कि अगर इन फ्यूचर फिर से ऐसा अनसर्टेनिटी आती है तो आपके ये वाले केस ये वाली कोर्ट्स भी सुन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो बस इन दोनों कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन रहती है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन देखेंगे हम, अनसर्टेनिटी देखेंगे कैसी है, तो फिर उस कोर्ट में जाया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया है मैटर, अब वो अनसर्टेनिटी नहीं रही है, ठीक है, तो ये भी कोर्ट अब कॉम्पिटेंट होगी है, कोई चक्कर नहीं है, इस कोर्ट का भी फाइनल ही रहने वाला है। ठीक है, अनसर्टेन जुरिसडिक्शंस होती हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 और मोर कोर्ट्स हैं अगर, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है देन जाया जा सकता है। तो डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट ही रहने वाला है एज द प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो अब ये नहीं कहेंगे सॉरी, जुरिसडिक्शन तो मेन इनकी बनती थी लेकिन डिसाइड इन्होंने कर दिया, कोई चक्कर नहीं है, फुल वेटेज रहने वाली है भाई आपकी। ठीक है, provided the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suits to exercise jurisdiction। तो डिपेंड करेगा कॉम्पिटेंसी, नेचर एंड वैल्यू, उसकी पेक्यूनियर वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। Where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection taken before an appellate or revisional court at a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of institution of the suit। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जहाँ पे हमने पार्टीज को सुना नहीं है, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था अनसर्टेनिटी के बारे में, कोई भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा से नहीं डिसाइड करना, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में। लेकिन अगर इस ये पार्टी ने क्वेश्चन रेज किया था, तब भी रेज किया था, ठीक है, फर्स्ट कोर्ट में भी किया था, देन रेज किया जा सकता है। और उस कोर्ट ने क्या किया था, उसे डिसाइड नहीं किया, उसे पार्टी को सुना ही नहीं, बुलाया ही नहीं। ठीक है, देन रिविजनल और अपीलेट कोर्ट में दोबारा से इस क्वेश्चन को लेके आया जा सकता है कि अनसर्टेनिटी के बारे में, कॉम्पिटेंसी के बारे में। ठीक है, अदरवाइज नहीं लेके आया जा सकता। So where there is uncertainty regarding the local jurisdiction of a court in relation to immovable property, a court can record a statement and proceed with the case। तो बस कोर्ट्स क्या करती हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है कोर्ट को अनसर्टेनिटी का। ठीक है, तो सिमिलरली कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके
भाई अनसर्टेनिटी क्यों आई है, वो केस को ट्राई कर लेना होता है, ठीक है। तो सपोज नो स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड एंड ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बिफोर अ हायर कोर्ट, इन दैट केस ऑब्जेक्शन विल ओनली बी एंटरटेन्ड इन तो सिमिलरली है, अगर ऑब्जेक्शन रेज की गई थी तब, ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम, तो पहले ही आपको करनी होती है अपीलेट कोर्ट में जाके, आप फिर से उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हो हायर कोर्ट में, ठीक है। तो कब अलाउ किया जा सकता है कि आपने तब रेज किया था कोई क्वेश्चन ऐसा करके, सुना नहीं गया, देन अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी के बारे में है, तो दोनों कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही रहती है, कोई चक्कर नहीं है। तो सेक्शन 19 बात करता है रॉन्ग की, बात करता है रॉन्ग के लिए आपने कंपनसेशन के लिए सूट डाला है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आपने रॉन्ग किया है। मूवेबल प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन देख रहे हैं हम, प्लेस ऑफ सीइंग कौन सी रहने वाली है। तो मूवेबल फॉलोज द पर्सन, जहाँ पे पर्सन होएगा वहाँ पे हमारी ऑब्वियस है मूवेबल प्रॉपर्टी होने वाली है। तो यहाँ पे कहाँ पे फाइल किया जाएगा, अगर किसी पर्सन ने रॉन्ग कमिट किया है मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो if the wrong occurred within the jurisdiction of one court and the defendant resides, carries on business or personally works for gain within the jurisdiction of another court, the plaintiff has option है उसके पास, जहाँ पे उसने wrong commit किया है, ठीक है, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है, प्लेंटिफ कहीं पे भी जा सकता है, मर्जी है उसकी। तो ये एक एग्जांपल है हमारी, कहाँ पे जाया जा सकता है, कोलकाता रहता है, उसने रॉन्ग कमिट किया है सूरज के अगेंस्ट जो गुजरात में रहता है, तो वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है, कोलकाता जा सकता है, गुजरात जा सकता है, लेकिन वो अनरिलेटेड जगह दिल्ली, जिसका कोई लेना देना नहीं है दूर तक, ठीक है, ना तो प्लेंटिफ रहता है, ना डिफेंडेंट रहता है, ना कोई काम धाम है उधर, कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे नहीं आप जा सकते हो। तो जैसे हम डेफामेशन की ले लेते हैं एग्जांपल, डेफामेशन के लिए सिविल सूट भी डाला जाता है ना। तो डेफामेशन की एक चीज़ और बतानी है, जैसे हमने डेफामेशन की बात की है, सिविल कोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है कि ऑफेंस किया है, चाहे किसी भी पर्सन ने किया, हाई डिग्नेटरी ने, हायर अथॉरिटी ने किया है, पनिशमेंट सेम रहने वाली है, सबका सेम ही ट्रायल चलने वाला है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं होता सिविल सूट में, अगर डेफामेशन मान लो की जाती है कोई पीएम पोस्ट के बंदे की डेफामेशन, ठीक है, उसके लिए क्लेम 1 करोड़ हो सकता है, रिलीफ इतना हो सकता है। तो यही कोई मान लो लेबरर है पर्सन, ठीक है, उसके लिए क्लेम कितना हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो यहाँ को हमने डिफरेंटली ट्रीट करना है, डाला डेफामेशन सूट किया है, लेकिन नेचर अलग हो जाता है दोनों का, ठीक है, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है, अनलाइक क्रिमिनल कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सबको एक ही कोर्ट में जाना पड़ता है, सेशन ट्राइबल है या मजिस्ट्रेट ट्राइबल है, दोनों ही ऑप्शन हैं, जिधर मर्जी जो ऑफेंस किया, जो क्लासिफाई करके बताया शेड्यूल ने हमें, वहीं पे जाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो पेक्यूनियर वैल्यू देखनी पड़ती है, वहाँ पे जाया जाता है, अलग अलग ट्रीट किया जाता है दोनों को। तो यहाँ पे डेफामेशन की जैसे एग्जांपल ले रहे थे हम, तो डेफामेटरी आर्टिकल किसी पर्सन ने पब्लिश किया है, किसी पर्सन के अगेंस्ट, मान लो दिल्ली में पब्लिश किया है, बॉम्बे में उससे सर्कुलेट किया है, ठीक है, और वो रहता किधर है, वो रहता है सूरत में। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्लेंटिफ डाल सकता है सूट, तो सूरत में भी डाल सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, जहाँ पे उसने वो पब्लिश किया है, सर्कुलेट किया है, ठीक है, तो वहां पे भी डाला जा सकता है। तो उसके पास ऑप्शंस आ जाती हैं प्लेंटिफ के पास। यस। तो सेक्शन 20 हमारा रेसिड्री सेक्शन, जो बात करता है अदर सूट्स में कौन सी जुरिस्डिक्शन रहने वाली है। तो कहाँ पे जाएंगे, अदर सूट्स जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, इनके अलावा अगर और भी आते हैं तो फिर वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस हैं, वहीं पे जाया जाएगा। मीन्स ये नहीं कि जहाँ पे प्लेंटिफ रहता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है और कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है एक्चुअल में, वहाँ पे जाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, अगर मान लो डिफेंडेंट है, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, वो सारे एक ही प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, ये A B C D तीनों ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे फाइल किया जाएगा, जहाँ पे ये रहते हैं, वॉलंटरली रिसाइड्स या काम करते हैं, तो वहाँ पे किया जाएगा, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, वहाँ पे फाइल किया जाएगा दिल्ली में। अगर मान लो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, वही बात A B C D, लेकिन वो रहते अलग अलग जगह, ठीक है, ये काम अलग अलग जगह करते हैं, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाती है पार्टी के पास, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन। तो कहाँ पे जुरिस्डिक्शन पड़ने वाली है, कोई भी वही जहाँ पे कोई भी डिफेंडेंट रहता है, चाहे A की जगह, B की जगह, C की जगह, D की जगह, 4 ऑप्शन आ गई हैं उस पर्सन के पास। तो वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, वो रहते हैं, चाहे कोई भी एक उनमें से रहता है,
और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो वहां पे डाला जा सकता है। और इसके साथ क्या होता है कि कोर्ट की लीव भी ली जा सकती है। ठीक है, कोर्ट से पूछा जा सकता है सर कि मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं चाहता हूँ डी के पास जाना। ठीक है, ये जो जुरिस्डिक्शन पड़ती है क्योंकि मेरे को ये पास है, उसके लिए उसे कोर्ट से लीव लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह है सबकी। ठीक है, और जहाँ फिर पार्टीज ने खुद ही अग्री कर लिया हो, ठीक है, कि हम इस कोर्ट में जाएंगे, देन वहां पे जाया जाएगा। ठीक है, मान लो ABCD वर्सेस X, इन्होंने डिसाइड कर लिया था अगर कभी कोई डिस्प्यूट होएगा हम क्या करने वाले हैं, एक ही जुरिस्डिक्शन में जाने वाले हैं, देन वहां पे भी जाया जा सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तो और कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ है वहां पे, चाहे वो पूरा का पूरा होली अराइज हुआ है वहां पे, चाहे उसका कुछ पार्ट हुआ है, मीन्स कॉज ऑफ एक्शन अराइज कैसे हुआ है, सीरीज में हुआ है, सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक है, जैसे हम क्रिमिनल लॉ में एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, उसे थप्पड़ मारता है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है, देन 1 घंटे बाद फिर उठ के थप्पड़ मार देता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। कंटिन्यूसली वो एक्ट कर ही जा रहा है, जितनी जितनी जगह से वो गुजरता जाएगा उन सब जगह की जुरिस्डिक्शन पड़ जाती है, वो जहां मर्जी जा सकता है कि क्रिमिनल केस लेके। वही बात सिविल लॉ में होती है, कॉज ऑफ एक्शन चाहे एक बार में ही, ठीक है, उसने वो काम कंप्लीट कर दिया, वहां पे जाया जाएगा। अगर इन पार्ट्स है देन वो सारी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाती है, सारी डिस्ट्रिक्ट्स के पास। ठीक है, तो वेयर अ पर्सन हैज अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस ऑल्सो टेम्परेरी रेजिडेंस, तो हो सकता है किसी पर्सन के पास परमानेंट घर हो, ठीक है, और वो टेम्परेरीली भी कभी इधर मूव होता रहता है, कभी उधर मूव होता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोनों ऑप्शन हैं उसके पास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारा घर कहीं और होता है लेकिन हम काम करने के लिए घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, दूसरी स्टेट में काम करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस भी कवर हो जाएगा आपका, वहाँ पे भी सूट डाला जा सकता है। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करती है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, कॉरपोरेशन भी तो डिफेंडेंट हो सकती है ना, यस हो सकती है। अगर हमने किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट डालना है देन कहाँ पे फाइल किया जाएगा, जहाँ पे वो कॉरपोरेशन अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है, मीन्स जहाँ पे उसका मेन प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे। अगर उसकी सबॉर्डिनेट ब्रांचेस भी हैं देन जहाँ पे उनका सबॉर्डिनेट ऑफिस है वहाँ पे भी फाइल किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 20 हमारा एक रेसिडरी सेक्शन है जो बताता है अगर मान लो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देन, तो जहाँ पे ब्रीच हुआ है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ है, तो या फिर जहाँ पे प्रॉमिस किया था आपने कि हम परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे फाइल किया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर एजेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है मान लो, तो जहाँ पे आपने एजेंसी फॉर्म की या फिर जहाँ पे ब्रीच किया उसने, तो वो सारी प्लेसेस आ जाती हैं। तो अगर मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंट्री के साथ किया है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इंडियन कोर्ट में जाएं कि फॉरेन कोर्ट में जाएं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आपका अग्रीमेंट देखा जाता है, ठीक है, इंटेंशन देखी जाती है आपकी कि आपने क्या डिसाइड किया था। अगर इन केस कभी कोई डिस्प्यूट होता है, एक इंडियन है एक फॉरनर है, तो हम क्या करेंगे, इंडियन के अकॉर्डिंग इंडियन लॉ को फॉलो करेंगे, देन वो वाला लॉ फॉलो किया जाएगा, आपके अग्रीमेंट को देख लिया जाएगा। तो अगर मान लो कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो आपने इंडिया से बाहर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका ब्रीच अगर आपने इंडिया में भी किया है, तो आपने ब्रीच तो इंडिया में किया है ना, कॉज ऑफ एक्शन वहां पे अराइज हो गया, तब भी जुरिस्डिक्शन इंडियन कोर्ट की पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होती है हमें। तो सेक्शन 20 क्या है हमारा, तो ये एक रेसिडरी सेक्शन है जो हमें बताता है, सिचुएशंस देता है अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ब्रीच होता है कोई, ठीक है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके रिलेटेड अगर कुछ भी होता है, तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हमारा, जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, ठीक है, काम करता है पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो वहाँ पे जाया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है। तो हमारा सेक्शन 15 किस चीज़ के बारे में बात करता था, पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि वैल्यूएशन देखनी होती है कोर्ट ने। ठीक है, तो ये एक तो कोर्ट की ड्यूटी भी बनती है वो चेक करे मेरी पेक्यूनियर लिमिट में आता है, ठीक है, और पार्टीज भी ऑब्जेक्ट कर सकती हैं कि इसने वैल्यूएशन करेक्ट नहीं की है, डिफेंडेंट बता सकता है कि प्लेंटिफ ने कोर्ट फीस पे ना करने के लिए या कुछ भी ऐसा कोई रीज़न हो सकता है, या दोनों पार्टीज ही मान लो डिसाइड करके आई हैं बाहर से हम वैल्यूएशन कम डालेंगे सूट की, ठीक है, ताकि कोर्ट फीस कम हो, तो ये कोर्ट भी चेक कर सकता है, पार्टी भी ऑब्जेक्ट कर सकती है। पेक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के बारे में हमने देखा कहाँ पे जाया जाएगा, लोएस्ट कोर्ट में। ठीक है, आपने 5-10 लाख के मैटर के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना है, लोएस्ट कोर्ट में जाना है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो हमने देखा है 16 से 20, जहाँ पे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी,
ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी रॉन्ग किया अगर कमिट कहाँ पे जाया जाएगा कहाँ पे नहीं, रेसिडरी सेक्शंस देखे हैं हमने, ठीक है। तो देन कहाँ पे जाया जाएगा। इन ऑर्डर टू डिस्कस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट द 4 टाइप्स ऑफ सूट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने 16 to 18, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 19, ठीक है। रॉन्ग्स के लिए भी सेक्शन 19, मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग कमिट किया अगर, अदर सूट्स रेसिडरी सेक्शन 20, ठीक है। ये टेरिटोरियल का जो हमने अभी देखा है, यस। तो ये खत्म होता है हमारा प्लेस ऑफ स्यूइंग का। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं ऑब्जेक्शन का, इस क्लास में कंप्लीट नहीं होएगा, 30 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, बस ये याद रखना है, टेरिटोरियल अगर एक्सटेंड को टेरिटोरियल लिमिट से एक्सटेंड कर गई है कोर्ट, तो वो भी जजमेंट अगर गुड बिलीफ में यस की मेरी जुरिस्डिक्शन पड़ती है तो जजमेंट दे दी तो वो वैलिड रहने वाली है। पेक्यूनरी है तब भी क्या वैलिड रहने वाली है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता भाई बाबू भैया, यहाँ पे वॉइड ही होने वाली है, ऐसी जजमेंट को हम मानते ही नहीं है, ठीक है। कोर्ट को पता होता है कौन सी चीज़ मेरे सब्जेक्ट मैटर में है कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक्शन लेना है पर्सन ने, चाहे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे कोई रॉन्ग कमिट किया है, ठीक है, किसी पर्सन के साथ, तो वो भी कवर है। पर्सन के साथ उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, तो वो भी कवर्ड है, सूट डाला जा सकता है। तो बस खत्म होती है क्लास। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कुछ रह गया तो वो हम देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बस शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। करना किसी ने नहीं है शेयर, लेकिन फिर भी कहने में क्या जाता है।